नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हमेशा की तरह है वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर आपको। आज पूरा देश जो है मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा है। सबको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं हैं। और मकर संक्रांति के साथ साथ सर दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हैं और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है कैग की रिपोर्ट पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरह से हम कहें तो दिल्ली सरकार को बहुत फटकार लगाई है कि उसने कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं विधानसभा में टेबल की, जबकि उसके पास मौका था ये करने का। सर कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हम कहें तो एक सुप्रीम अथॉरिटी है ऑडिटिंग की, और इसकी रिपोर्ट के बड़े मायने होते हैं। कई बड़े भ्रष्टाचार जो है वो कैग की रिपोर्ट से सामने आए हैं। इस बार भी जो कैग की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है, जो विधानसभा में नहीं रखी गई है, उसमें कई खबरें आ रही हैं कि उसमें कई सारी मुद्दे हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं। खासकर दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति थी उस पर प्रतिकूल टिप्पणी की भी बात आ रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जो ये पैसा है जो सरकार खर्च करती है वो आम लोगों का पैसा है, उनके टैक्स से लिया गया पैसा होता है। तो ऐसे में सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने खर्चों का पूरा हिसाब जनता के सामने रखे। सर आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट को क्यों जानबूझ करके दबाया गया है? और जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था कैग की रिपोर्ट पर ही, और हमने जो बातें कही थी लगभग वैसी ही बातें आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार के बारे में कही हैं। आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, और जो मैं हमेशा कहता हूँ इसके जो मुखिया हैं, हालांकि इस समय तो डी जोर मुखिया तो आतिशी हैं, लेकिन डिफैक्टो मुखिया जो सरकार के हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट द सिस्टम। इन्होंने इनकी जो चोरी चकारी कारगुजारी जो रही है पिछले 10 साल की, जो कि इन रिपोर्ट्स में बिल्कुल है, इन रिपोर्ट्स के अंदर है। और इसको रिपोर्ट्स को, और सीएजी की रिपोर्ट क्या होती है? सीएजी आपके गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को ऑडिट करता है। सीएजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर एक कंपनी का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है। वो ऑडिट करता है और वो रिपोर्ट जो है सीएजी वो रिपोर्ट सरकार को भेजता है। सरकार उसको असेंबली को देती है। असेंबली की एक पीएसी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो उसको एग्जामिन करके रिपोर्ट एग्जामिन करके फिर असेंबली को वापस भेजती है और सरकार पे कार्रवाइयां होती है। करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं, कार्रवाइयां भी होती है, इस तरह की बात होती है। तो इन्होंने इस सिस्टम के अंदर पूरे असेंबली फंक्शनिंग को, पहले तो इन्होंने रिपोर्ट को, सीएजे की रिपोर्ट को असेंबली में भेजा नहीं, और जब ये लोग कोर्ट गए, डायरेक्शंस आए, तब इन्होंने एलजी को भेजा और एलजी ने उसको स्पीकर को भेजा। और स्पीकर का भी ये कहना है कि भाई 15 दिन की ईद का तो ये हाउस रह गया है, तो इस हाउस का क्या मायने मतलब है, तो इस रिपोर्ट को मैं प्लेस करके कोई पर्पज सर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई पीएससी नहीं बचेगी, पीओसी डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखिए साहब, तो ये तो बात तो ये थी कि बिल्कुल इन्होंने इस रिपोर्ट को दबाना था। लेकिन डेमोक्रेसी है, मीडिया की फ्रीडम है, मीडिया के अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, और कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। और मीडिया में ये रिपोर्ट लीक हो गई, और जो लीक हुई मीडिया में ये रिपोर्ट, उसमें निकल करके आया कि 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला ये जो किया है इन्होंने, ये 2000 से ऊपर का, 2000 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। और जो सीएजी की रिपोर्ट की जो मेन फाइंडिंग्स हैं उसमें उन्होंने जो ये कहा है कि जो तरह तरह के जो बेनिफिट्स उन्होंने पहुंचाए हैं, जो साउथ लॉबी जो थी, दारूबाजों की जो साउथ लॉबी थी, जिसमें जो बीआरएस, भारत राष्ट्र संघ जो वहाँ की पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, उसके लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और उसमें डिफरेंट हेड्स के अंदर जो है सो लाइसेंस फी वेवर दे दिया 150 करोड़ रुपए का।
सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट किया 27 करोड़ रुपए का, 941 करोड़ का एग्जम्पशंस दे दिए लोगों को लाइसेंस फी के ऊपर। और इस तरह से इन्होंने मनमानी हरकत करके जो है सो ये किया, और सरकार को जो सीएजी की रिपोर्ट में है कि 2000 करोड़ के ऊपर जैसे। अब हमारा सिस्टम असहाय कितना है कि कोर्ट के अंदर चर्चा ये होने लगी कि क्या जो आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, जो बड़े वकील हैं, उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि क्या कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है असेंबली को। देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है कि 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, तो ये कहा क्या कि क्या कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है इसको, क्या कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है स्पीकर को कि ये करे। बोला कि ये कोर्ट के परव्यू के बाहर है। खैर इस पर अब विवेचना जो है सो कोर्ट ने इस पर समय लिया है, कहा कि इस पर वो अपना विचार बाद में देगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो दिए हैं उन्होंने। और ऑब्जर्वेशन ने कहा है कि ये जो पूरे इसमें ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सरकार ने इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की। और इस रिपोर्ट को क्यों दबाने की कोशिश की? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक डोमेन में उनकी करप्शन की बातें बाहर आए। और अब करप्शन की बातें बाहर आई है तो चुनाव की सरगर्मी है, दुनिया भर के ड्रामे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात दब जाएगी। आज मंगलवार का दिन है, बृहस्पतिवार के दिन कोर्ट फिर बैठेगी 16 जनवरी को, और उस दिन कोर्ट कुछ निर्णय लेगी। तो लेकिन ये जो सीएजी के रिपोर्ट में जो कंटेंट था, जो करप्शन था, अब सीएजी की रिपोर्ट के करप्शन, 2G करप्शन को लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। हालांकि बाद में निकला कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब कि वो सीएजी की रिपोर्ट, लेकिन सरकार चली गई, उंगली तो उठी गई उस सरकार के ऊपर। तो सीएजी की रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दबाने में वो सक्सेसफुल रहे। और आज के तारीख में रिपोर्ट, जैसे मैंने कहा, अब पब्लिक डोमेन में आ भी गई है, तो चुनाव कितनी सरगर्मी है, इतने चिल्लाहट है, तरह तरह की बातें हैं, फ्रीबीज की बातें ये हैं, तो इसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि हाई कोर्ट जो एक 16 तारीख की बैठक के बाद जो भी निर्णय दे इस मामले में, वो मतलब सरकार के ऊपर इस बात को प्रतिबद्ध करे कि सरकार के पास जब एक बार सीएजी की रिपोर्ट आ गई तो एक तय सीमा के अंदर, एक तय समय सीमा के अंदर उस रिपोर्ट को असेंबली में प्रस्तुत करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट ने सिग्नल किया है, की तरफ इशारा किया है। और सीएजी का रिपोर्ट कहीं ना कहीं कंकर करता है जो कि ईडी और सीबीआई के केसेस जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, लीडर्स उनके खिलाफ जो है, उन पर साथ कहीं ना कहीं कंकर करता है। जी, ये आपने जो आपको मैंने जो आप जो अभी स्लाइड दिखा रहे हैं उसके ऊपर वो जो केंद्र बिंदु हैं उसके उसमें मैंने जो हाईकोर्ट ने जो कहा है वो उसका कोटेशन भी है, मैं दर्शकों के लिए पढ़ भी देता हूं। Slamming the AAP-led Delhi government for delaying the tabling of Comptroller and Auditor General reports in the Assembly, the Delhi High Court has questioned government's intent, saying the state government's dragging its feet on issue, and this raised doubt about the government's bona fides. अब इससे कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट नहीं कर सकता था, मतलब इनके इस पर। और प्लस ये जो स्लाइड है आप उसमें देख भी रहे हैं कि जो 10 मेन फाइंडिंग है इस रिपोर्ट्स के, वो भी उसके अंदर इंगित है कि जो ऑब्जेक्टिव से डेविएट किया एक्साइज पॉलिसी में, जो रिकमेंडेशन था उसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं माना, जो कंप्लेंट्स थी पार्टीज के खिलाफ उनको भी अलाउ किया पार्टिसिपेट करने के लिए बिडिंग में, और उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग, बिडर्स का जो कहते हैं ना फाइनेंशियल बिडिंग वगैरह जो होती है, तो मतलब ये जो 10 पॉइंट जो है, लैक ऑफ प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी, कैबिनेट एंड एलजी नॉट सॉट ऑन मेनी की डिसीजंस। तो ये जो सीएजी की रिपोर्ट जो है, ये एक पैसे का तो एक अलग मामला है जो कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कहाँ कहाँ घाटा हुआ है, प्लस उसमें जो 10 फाइंडिंग है वो फाइंडिंग शो करती कि कैसे इन लोगों ने सरकार की जो कायदे कानून की धज्जियां उड़ा करके ये पूरे पैसे कमाने का इन्होंने जो कर्म किया है। और हाईकोर्ट ने उस पर अपना ऑब्जर्वेशंस दिया है। 16 तारीख को फिर हियरिंग है, एंड होपफुली हाईकोर्ट इस पर कोई एक ऐसा निर्णय दे जिससे कि आने वाले समय
जिससे कि आने वाले समय में, अगले सेशन में, आने वाले समय में जब भी सरकार के पास कोई इस तरह की रिपोर्ट आए तो सरकार पर एक समय सीमा के अंदर उसको असेंबली में दाखिल करने के लिए बाध्य हो, ऐसा मेरी समझ में आता है। सर, ये मैं देख रहा हूं कि आप जो बात बता रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, मैं देख रहा हूं कि आपके पास दस्तावेज हैं और आप दस्तावेज के आधार पर ये बात कह रहे हैं। जी, वो तो रिपोर्ट आ गई है बाजार में, वो सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई है, इट इज देयर इन द मार्केट। तो वो कोई ऐसा कोई बहुत दस्तावेज नहीं है। आपने दस्तावेजों की बात की है तो मैं आपसे एक और दस्तावेज की बात करता हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में जो अपोजिशन है और दिल्ली में जो मीडिया है, वो 4 कदम आगे चल करके जो गवर्नमेंट, जो सेटअप है, गवर्नमेंट की जो मशीनरी, गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट द कैबिनेट मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट द एलजी। गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई डायरेक्टरेट्स होते हैं जो अपना 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 काम करती हैं और टाइम टू टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करते रहती हैं। कभी ये ऑपोजिशन के लोग ये जहमत नहीं उठाते कि उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मीडिया है आज की, वो भी वो जहमत नहीं उठाती कि उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाए। अब सीएजी की रिपोर्ट मार्केट में आ गई तो उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के आपने सुना दी, कुछ लिख दिया, खबर कर दी, लेकिन और भी कोई डॉक्यूमेंट मार्केट में आया क्या, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने उसके बारे में चर्चा नहीं की, और मैंने सोचा कि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं इसकी चर्चा आज कर दूं। तो एक डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, वो डायरेक्टरेट दिल्ली में जो आंकड़ों को जिल्दबंद करके उसकी रिपोर्ट निकालता है। तो उसकी 2024 की रिपोर्ट अभी आ गई है, उसको कहते हैं दिल्ली स्टैटिकल्स रिपोर्ट 2024। उसकी स्लाइड आपके पास है, आप उसकी स्लाइड को दिखा देंगे और थोड़ी देर रोक के रखेंगे कि मैं पढ़ के बता भी दूं। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर इसमें जो एक खास बात, बहुत सारी बातों पे चर्चा है, बहुत सारी इनके जो एजुकेशन के फॉल्स क्लेम है उसके बारे में चर्चा है, जो हेल्थ के फॉल्स क्लेम है उनके बारे में चर्चा है। लेकिन आज जो एक मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मैं ये सवाल करना चाहता हूं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों से कि आप देश को ये फ्रीबीज दे करके किस तरफ ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, पूरे देश को आप कैसे भिखारी बना रहे हैं, मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं। और आपके पास जो स्लाइड है, आप उस स्लाइड में देखेंगे, मैंने उसमें पावर कंजम्पशन पैटर्न की बात की है कि पावर कंजम्पशन पैटर्न, दिल्ली में पावर की बड़ी चर्चा होती है। लोग कहते हैं भाई केजरीवाल ने वोटर्स को फ्री बिजली दे दी, फ्री ये दे दिया, तो वोटर बड़े खुश हैं और केजरीवाल जी को फिर से वोट देंगे। दे दो भाई वोट, तुम्हें फ्री की बिजली मिल गई। लेकिन इकोनॉमी को वो कैसे खोखला कर रही है, ये आपको ये दिल्ली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2024 बताती है। अगर आप देखेंगे तो 22-23 का जो कंजम्पशन पैटर्न है, उसमें टोटल कंजम्पशन 30,054 मिलियन यूनिट्स हुआ है। 22-23 में 30,054 मिलियन यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इसमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए कंजम्पशन जो है वो 17,779 मिलियन यूनिट्स है। मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन जो पावर का दिल्ली में है वो करीब करीब 52-53% है। 52-53% डोमेस्टिक कंजम्पशन दिल्ली में पावर का है। और उसके बाद आप चले जाइए कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कॉमर्शियल पर्पस में तमाम ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं, सिनेमा हॉल्स, सब में वहां पे आपको करीब करीब 7,000 मिलियन यूनिट्स का कंजम्पशन है। जाहिर है कि दिल्ली में इतने ऑफिसेज हैं, लेकिन फिर भी ये डोमेस्टिक कंजम्पशन और कॉमर्शियल कंजम्पशन में 10,000 यूनिट का फर्क है। और सबसे दुखदाई स्थिति जो है वो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कंजम्पशन, 3,104, 10% of the total unit consumed in Delhi
का 10 दिल्ली में पावर की जो खपत हुई है उसका मात्र 10% जी खपत दिल्ली के इंडस्ट्रीज में हुआ है। अब ये बात क्या बताती है कि दिल्ली से इंडस्ट्रीज का पलायन है। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 10 साल के अंदर ये अरविंद केजरीवाल ने जो सब्सिडी दिया है, तो सब्सिडी को ये करके थोड़ी दिया है कि कोई बिजली कंपनियों ने रेट कम कर दिया। बिजली कंपनीज के रेट कोई कम नहीं हुए हैं। इन्होंने डोमेस्टिक इसको सब्सिडाइज किया है और डोमेस्टिक 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 कंज्यूमर्स को सब्सिडाइज किया है और बिल बढ़ा दिया है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का। इससे क्या हुआ कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में जो आपकी फैक्ट्रीज थी वो लोग बंद करके अपनी फैक्ट्री को साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया चले गए। ओखला वाले नोएडा चले गए, फरीदाबाद चले गए, लराना वाले गुड़गांव चले गए। तो जो अरविंद केजरीवाल जो हल्ला कर रहे हैं कि ये जो 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 निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनके वोट कट रहे हैं, वो कहां चले गए लोग? तो ये यहां चले गए ना, जिन फैक्ट्रियों में ये लोग काम करते थे। जब वो फैक्ट्रियां बंद हो गई और ये लोग अलग अलग जगह पे चले गए, तो फिर तो अलग अलग जगह पे चले गए, फिर तो ये वोटर भी शिफ्ट हो गया। जी कोविड में जो घर गया वो लौट करके नहीं आया, जो गया वो लौट करके घर नहीं आया। वोटर वोटर जो है सो कोविड में घर गया, लौट करके नहीं आया, और लौट करके आया तब तक ये फैक्ट्रियां शिफ्ट हो चुकी थी। वो तो फिर नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांवा, इन जगहों पे जाकर के बस गया। वो तो एक्सोडस होना ही था ना। जो आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये वोटर गए कहां, इन जगहों पे गए क्योंकि इंडस्ट्रीज यहां से बाहर चली गई। अब आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि मैं इतने इतने मतलब इतने सर्टेनिटी के साथ कैसे कह सकता हूं कि इंडस्ट्रीज बाहर चली गई हैं, तो उसी के अंदर बिल्कुल जो है तो एक जो अगर आप ये बिजनेस वाला जो सबहेड में जाएंगे, अगर आप उस दिल्ली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के बिजनेस वाले सबहेड में आप जाएंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा टोटल कंपनीज दिल्ली में 22-23 फाइनेंशियल ईयर जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें टोटल कंपनी दिल्ली में आज के तारीख में रजिस्टर्ड है 2,28,157। जी 2,28,157। इसमें कुछ नई कंपनियां भी रजिस्टर हुई हैं, लेकिन 108 चलती हुई कंपनियों ने अपने आप को बंद कर लिया। अब आप हमसे ये पूछेंगे कि ये आप कैसे, तो ये कंपनी 2 लाख कंपनी जब दिल्ली में है, तो क्या ये कंपनियां कम है क्या? तो मैं इसका आपको, अब अगर आप स्लाइड पे और थोड़ा स्लाइड पे ही जाएंगे, तो वो जो कंपनीज का नंबर उसके नीचे एक मैं आपको फिगर दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013। अगर आप 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013 को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली में 2013 में टोटल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट 8,75,308 था। दिल्ली से करीब करीब 6 लाख कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का पलायन हो गया। और उसमें जो 8 लाख एस्टैब्लिशमेंट जो थे, इसमें 7,000 जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज थी वो थी। नॉन एग्रीकल्चर नॉन सर्विस सेक्टर की 1,84,187 कंपनी थी, और सर्विस सेक्टर की 6,84,113 कंपनी थी। तो मतलब कहने का ये है कि कई ऑफिसेस, सर्विस सेक्टर के ऑफिसेस, ट्रैवल एजेंसीज, टिकटिंग एजेंसीज, लॉ फर्म्स, सीए फर्म्स, पब्लिक रिलेशन कंपनीज, कम्युनिकेशन कंपनीज, ये सब ने दिल्ली का वास्ता छोड़ करके गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा की तरफ अपना मुख कर लिया। तो दिल्ली को किस तरह से दीमक की तरह ये फ्रीबी ने चाट लिया है, ये रिपोर्ट बताता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस रिपोर्ट के बारे में जो पब्लिक डोमेन में है, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट, उसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
कि इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आज के प्लेटफॉर्म पे जब आपने बात की तो हम लोग तो जैसे आपने कहा कि हम तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं सीएजी की रिपोर्ट के बारे में, और अब तो बस जी यही है कि इट इज मैटर ऑफ एकेडमिक डिबेट कि अरविंद केजरीवाल ने जितना मैनिपुलेट करना था, जितना एडवांटेज लेना था, उतना उसने ले लिया। इट इज ओनली मैटर ऑफ डिबेट, एकेडमिक डिबेट की आफ्टर ऑल हाई कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। लेकिन मैंने आज आपके सामने उससे बड़ा एक मामला रखा। ये घोटाला वगैरह नहीं है, ये बता रहे हैं कि दिल्ली कैसे जर्जर होती जा रही है, कैसे यहाँ जॉब्स खत्म हो रहे हैं, कैसे यहाँ से पलायन हो रहा है, कैसे लोग छा रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो जब दिल्ली में जॉब्स नहीं रहेंगी, दिल्ली में पॉल्यूशन होगा और जॉब्स नहीं रहेंगे, तो दिल्ली तो जाएंगे ही ना बाहर दिल्ली से, तो वोटर तो यहाँ खत्म होंगे ही ना। जी तो ये बात मैं सर ये आपके सामने आज रखना चाहता था, और आपके दर्शकों तक आपके माध्यम से ये बात पहुंचे और लोग इस बात को रियलाइज करें, पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को रियलाइज करें, इस बात पे चर्चा करें कि कैसे ये जो आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज की बात कर रही है, फ्रीबीज फ्रीबीज फ्रीबीज। अरे भाई फ्रीबीज दीजिए, वेलफेयर स्कीम चलाइए, लेकिन दीमक की तरह दिल्ली को चाट मत डालिए, ये मैं कहना चाहता जी सर ये एक बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। जैसा मुझे पता है कि आप लंबे समय तक आपने रिपोर्टिंग की है, और मुझे लगता है कि वापस वो रिपोर्टर जो है अब जाग हूँ। चुका है, और कहते भी है कि वंस अ रिपोर्टर इज ऑलवेज अ रिपोर्टर। तो वो चीज जो है वो आज दिख रही है, क्योंकि ये बहुत मैं बड़ी बात आप और एक बता रहे बात हैं। ऐड करना चाहता हूँ आपके जी अंग्रेजी को कोट करने के बाद आज चलाना चाहता हूँ कि एक बार साइकिल चलाना और पिस्तौल चलाना आप सीख लें तो फिर वो जिंदगी भर याद रहता है। तो हमारी पिस्तौल तो हमारी कलम है, आज आपका वीडियो का कैमरा है, तो उसके मार्फत से लोगों को तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, और एक जिस तरह से आपने इस रिपोर्ट को देखा है अब तक और किसी ने नहीं देखा है, और ये तो अखबारों की हेडलाइंस होने वाली बात आपने बताई है। और जैसा हम कहते भी हैं कि हम उन बातों पर चर्चा करते हैं जो आम मीडिया का जो मेन स्ट्रीम है, जिन चीजों को छोड़ देता है, हम उन्हें सामने लाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी हल्ला हंगामा किए, बिना बिना किसी शोर शराबे के। क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली की क्या हालत हुई है ये आज आपने सामने रखा है, और ये बहुत बड़ी बात आपने तो बताई है सारी सर। बातें जो है कि बसें बैठ गई, मेट्रो का एक्सपेंशन नहीं हो पाया, ये सब हम बात करते रहे। और तो बसें बैठ और प्लस तो, और ये बात जो मुझे लगा कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो हमारे बंद हो गए, बंद होते जा रहे हैं, एक एक इंडस्ट्रियल एरिया बंद होते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां चली जा रही हैं, उनके बारे में भी बात रखा कि दिल्ली जो एक जॉब गिविंग, जो एक बजिंग बिजनेस सेंटर था, जॉब गिविंग सेंटर था, जो कहते हैं एल डोराडो ऑफ नॉर्थ, कहते थे दिल्ली को एल डोराडो ऑफ नॉर्थ, तो वो तो जी दिल्ली अब वो स्टेटस खो दिया उसने जो है। जी बिल्कुल। तो जहां सरकार बार बार ये दावा करे, विकास की बातें करे, विकास का दावा करे, वहां अगर आंकड़े ये हकीकत बता रहे हैं, तो ये दिखाता है कि सरकार के दावे जो हैं वो कितने खोखले साबित हो रहे हैं। और ये आप बता रहे कि ये आंकड़े जो है सरकार के ही वेबसाइट पे आप बिल्कुल, दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार वेबसाइट के में ही है। आंकड़े हैं। जी। तो बस ये है कि अब इन आंकड़ों को किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है जो आपने किया है, और इनका जो इसे ना निचोड़ है जो। अंग्रेजी में कहते हैं, अमित, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेटा क्रंचिंग। तो ये डेटा जी क्रंचिंग मैंने किया है और जिससे कि ये निकल करके सामने आया। जी बिल्कुल। तो दरअसल आम लोग जो है सर वो डेटा को उस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, और नतीजा ये होता है कि सरकार जो है वो अपनी बात जैसे जैसे रखना चाहती है वैसे रखती है। लेकिन जब मीडिया में वो डेटा आता है तो मीडिया का काम ही यही होता है कि उस, जैसे आपने कहा डेटा क्रंचिंग, उस डेटा को सही रूप में एनालिसिस करे, और जो बात आम लोगों के बीच आनी चाहिए वो आए, जो आज आपने रखी है। तो सर आप बहुत बहुत आप बधाई अमित, के आपसे पात्र एक हैं इसके लिए। रिक्वेस्ट था कि एक बार जी गुड बाय बोलने के पहले एक बार उस स्लाइड को, दिल्ली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट की स्लाइड को एक बार और दिखा देंगे, और जी बिल्कुल। उस पर देख लें कि 2013 के 2013 के सेंसस में 8,75,308 यहाँ पर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, जो घट करके 2022-23 में
2,28,157 रह गए। जी, स्लाइड सामने है और आप देख पा रहे हैं। तो सर बात कैग की रिपोर्ट से शुरू हुई थी और इतनी बड़ी आपने बात रखी है, आंकड़ों की बात चली थी और कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और वाकई आज बात जो है वो बहुत दूर तलक गई है। और अब जो कितनी इसे दूर गई, देखेंगे, नेताओं के कान तक पहुंची कि नहीं पहुंची, जनता के कान तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पता नहीं। पहुंचनी चाहिए, लेकिन अगर कान तक नहीं पहुंचेगी तो जनता अगर बहरी है इसको लेकर के, तो कुछ दिन के बाद भूखे मर जाएगी। बस इसी पर भिखारी की तरह खाती रहेगी, जो भीख में मिलेगा उसको खाती रहेगी। और मेरे ख्याल से सर ये जैसे दिल्ली की विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में कमजोर रही हैं कि वो इतने बहुत बड़े बहुत कमजोर है, सोती रही। बीजेपी जो बीजेपी की जो विपक्ष का रोल जो बीजेपी को प्ले करना चाहिए था पिछले 5 साल में, बिल्कुल प्ले नहीं किया इसको, बिल्कुल प्ले नहीं। इनफैक्ट क्योंकि एक्साइज स्कैम का केस भी तो दाखिल कांग्रेस पार्टी के अजय माकन ने किया था। उन्होंने डेटा क्रंचिंग करके फिगर्स निकल के किया था। बीजेपी के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया पता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी से पूरे 5 साल क्या मोहब्बत रही, और अब पता नहीं क्या इतनी अनबन हो आई। जी, तो लेकिन ये आंकड़े सामने हैं और आंकड़े कैग की रिपोर्ट के भी सामने है। जैसा आप बता रहे हैं कि मीडिया डोमेन में वो रिपोर्ट है, मतलब पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट आ चुकी है और हम सब ने देखा भी है। और लेकिन एक बात मैं समझना चाहूंगा सर, हाई कोर्ट अभी 16 तारीख को बैठेगा इस पे, लेकिन विधानसभा में अगर जैसे अभी इस बार हुआ कि रिपोर्ट टेबल नहीं हो पाई, और मान लीजिए कि फिर जैसे अब नई सरकार आ जाएगी, तो क्या इस स्थिति में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए जहां पर कि नहीं, अगर वो नए सेशन में जब नया हाउस बनेगा, नया सेशन होगा, तो उस पर तो रिपोर्ट टेबल होगी। लेकिन उसका जो एक पर्पस था अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जो पार्टी का जो पर्पस था कि इस चुनाव में ये मुद्दा ना बने, उसके लिए उन्होंने डिले कर देना, वो सक्सेसफुल रहे। जी, क्योंकि अगर रिपोर्ट टेबल होती और ये वाकई विपक्षी पार्टियां से मुद्दा बना पाती तो एक बड़ा मुद्दा होता। अगर आप कह रहे हैं कि अब 2000 समय नहीं करोड़ से मिल पाया ज्यादा, ना, पार्टियों को मुद्दा बनाने का समय नहीं मिल पाया। जी, तो ये मेरे ख्याल से अगर ये मुद्दा बन पाता तो दिल्ली चुनाव की तस्वीर बदल सकती थी। जी, खैर सर, आज के लिए हम आज अपनी बातचीत यहीं खत्म करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। जैसा मैं कहता हूं कि आज एक बार फिर धमाका किया है आपने, और बड़ा धमाका किया है। तो हालांकि हमारा धमाका भी बड़े शांत तरीके से होता है, और वो शांति हम इसलिए बरकरार रखते हैं कि लोग बात सुन पाए, बात समझ पाए। अक्सर शोर शराबे में जो महत्वपूर्ण बात होती है वो दब जाती है। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि बिल्कुल शांत और एक अच्छे माहौल में अपनी बात रखें, ताकि लोग उस बात को सुन पाए, समझ पाए। तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।